आप लोग गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोगों की पहली साइंस पेडागोजी की क्लास है सीटेट के एग्जाम के अंदर ये। तो अब से रेगुलरली आपकी क्लास इसी टाइम पे हुआ करेगी, एक सैटरडे को। और जो वीक डेज में होगी वो आपको टाइमिंग मंडे से पता चल जाएगी। ठीक है। तो वीक डेज में आपको 9 से 10 बजे आपकी हर सैटरडे को आपकी सीटेट की क्लास होगी, ये साइंस पेडागोजी की। ठीक है। तो एक बार जल्दी से जल्दी जितने ही बच्चे लाइव हैं कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस कैसी आ रही है आप लोगों को। ठीक आ रही है तो क्लियर कर दीजिए, फिर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैथड्स ऑफ टीचिंग इन साइंस। ठीक है। तो साइंस के अंदर हम किन किन चीज़ों से, किन किन तरीकों से, कौन कौन से टीचिंग मैथड्स के द्वारा पढ़ते हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चे? चलिए, थैंक यू। सो टीचिंग मैथड्स ऑफ साइंस, या एक साइंस का टीचर कौन कौन से टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करता है क्लास के अंदर। बहुत सारे टीचिंग मेथड हैं, जैसे डेमोस्ट्रेशन मेथड हो गया आपका, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया आपका। ठीक है। या फिर आपका लेबोरेटरी मेथड होगा। तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एक टीचर के द्वारा जब भी वो अपने बच्चों को साइंस को। ठीक है। तो वेरियस मेथड्स यूज्ड इन साइंस टीचिंग। जी हाँ, सिर्फ एक ही मेथड्स पर साइंस नहीं पढ़ाई जाती, कई तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है साइंस के अंदर भी। बाय द हेल्प ऑफ मेथड टीचर टीच इफेक्टिवली द लेसन टू द स्टूडेंट। जी हाँ, टीचिंग मेथड एक एड की तरह काम करता है किसी भी टीचर के लिए, जो कि उसकी टीचिंग के अंदर एक इफेक्टिवनेस लेके आता है। ठीक है। द मेथड ऑफ टीचिंग science can be divided into two categories, the basis of the participation of teacher and student। जी हाँ, सिर्फ साइंस में नहीं, आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, अगर हम उनको कैटेगराइज करें स्टूडेंट और टीचर्स की कैटेगरी के अंदर, तो दो तरीके के टीचर मेथड आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। कौन सा? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जो कि अब की पद्धति है जहां पर अब ज्यादा से ज्यादा इन्फोसाइज किया जाता है। तो आपके एग्जाम के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी चीज से मिलेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से। कहा गया है ना कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे को सेंटर में रख के आपको पढ़ाना है, बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है, बच्चे की एबिलिटीज को देखते हुए आपको पढ़ाना है। ठीक है। तो बच्चा कितने समय में कितनी चीजों को ग्रैब कर सकता है, आपको उतना ही उसको देना है। तो जो भी आपको टीचिंग के अंदर करना है वो बच्चे को केंद्र में रखते हुए करना है। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज से बच्चा सीख सकता है, तो आपको उसी लैंग्वेज पे इन्फेसाइज करना है। ठीक। तो बच्चे के हिसाब से आपको लर्निंग करनी होगी। और टीचर सेंटर्ड होता है जब टीचर अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ाए। ठीक है। या टीचर सेंटर्ड हो, टीचर जो चीज अच्छी पढ़ा सकता हो, या टीचर के मुताबिक सारी चीजें हों, तो वो हो जाती है आपकी टीचर सेंटर्ड। ठीक है। तो मुख्यतः दो ही तरीके की कैटेगरीज आपको देखने को मिलती हैं। टीचर सेंटर्ड कौन कौन सी होती है? द टाइप ऑफ टीचर मैथड फोकस ऑन टेलिंग, मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। ज्यादातर जैसे कि सिंपली लेक्चर हो गया हो जहां पर वो बोल रहा हो, टेलिंग हो, मेमोराइज कराए बच्चों को। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन उसने दी हो, जैसे कि मेमोराइज क्या करा सकते हैं, फॉर्मूलेज हो गए आपके। ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज लिमिटेड। जी हाँ, अब इस मेथड के अंदर क्या होगा बच्चों, टीचर तो एक्टिव होगा। एक सेकंड। टीचर क्या होगा? एक्टिव होगा। स्टूडेंट क्या होगा? पैसिव होगा। तो यहाँ इस तरीके के मेथड में क्या होगा, स्टूडेंट का काम सिर्फ और सिर्फ सुनने का होगा, टीचर ही पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा। द मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर ओनली पैसिव लिसनर।
ठीक है, द टीचर इज द सेंटर ऑफ, सेंटर होगा टीचर हमारे पूरी क्लास का। ठीक है। अब चाइल्ड सेंटर्ड कैसे होता है? पहला है द प्रोसेस एम्फसाइज ऑन नीड, रिक्वायरमेंट, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यानी कि बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से जो भी तरीके का प्रोसेस आप क्लास में इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है? आपकी चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर आती है। जैसे कि सबसे पहला, बच्चे की नीड क्या है? ठीक है, अब बच्चे की नीड है कि बच्चा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग कर सकता है। ठीक है, तो आप उसके साथ उसको प्रैक्टिकल करा सकते हो। ठीक है, उसको रियल एक्सपीरियंसेस करा सकते हो उस चीज का। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे की नीड है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही सीखेगा। कोई भी रिक्वायरमेंट हो उसकी, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको सुनने में दिक्कत होती है, तो आप उनको पीछे ना बिठाएं, उनको आगे बिठाने, तो ये आगे बैठना उनकी क्या है? एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इंटरेस्ट, किस सब्जेक्ट में बच्चे का ज्यादा इंटरेस्ट है, उससे जोड़कर आप चीजों को सिखा सकते हो। कैपेबिलिटी कितनी है? मान लीजिए एक बच्चा सीख सकता है सिर्फ 10 तक, 10 तक टेबल सीख सकता है, और आप उसको सिखा रहे हो 20 तक। ठीक है, पहले आप उसको कैपेबिलिटी के हिसाब से 10 तक सिखाओ, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाओ। यानी कि एक दिन में कोई बच्चा 10 टेबल सीख सकता है, तो आप उसको 10 ही सिखाओ, 20 मत सिखाओ। ठीक है, तो उसकी कैपेबिलिटी क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट जॉइंटली एक्सप्लोर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि बच्चा और टीचर दोनों ही मिलकर पढ़ाई के अंदर कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। द रोल ऑफ टीचर इज क्रिएटिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ठीक है, टीचर की भूमिका कैसी होती है जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं हम? कि वो क्रिएट करे ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें उत्पन्न करे जिससे बच्चा क्रिएटिव माइंड हो, वो खुद से चीजों को करना सीखे। स्किल एंड एबिलिटीज आर डेवलप्ड। ठीक है, इसीलिए जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कराते हैं तो वहां पर बच्चे की स्किल और एबिलिटीज बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होती है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। ठीक है, अब जो जो मेथड्स आपकी साइंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, मैंने सारे यहाँ पर लिखवाए हुए हैं। ठीक, द मेन टीचिंग लेक्चर मेथड, मेथड ऑफ साइंस आर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखिए, ज्यादातर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि लेक्चर मेथड पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, लेकिन साइंस में सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं, और भी बाकी मेथड्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, है ना। तो इसमें आप साइंटिफिक फैक्ट्स दिखाते हो। आजकल आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हो, चाहे वो, मैं नाम नहीं लेना लूंगा किसी का, तो वो आपको आते हैं शॉर्ट वीडियोस के अंदर, कुछ ना कुछ बताते हैं कि ये कौन सा साइंटिफिक फैक्ट है, आपको कुछ डेमो करके दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है साइंस में, साइंटिफिक फैक्ट्स को शो करने के लिए और आपको अच्छे तरीके से लर्निंग कराने के लिए। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्रैक्टिकल कर लो, या साइंटिफिक फैक्ट्स को आपको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके ही तो आप बताओगे, तो ऑब्जर्वेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, डिस्कवरी मेथड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो मेनली इन तरीकों का, इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? हमारी साइंस पेडागोजी के अंदर। ठीक है, एक बार जल्दी से इनको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है,
चलेगा इस आगे? चलिए। और किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो तुरंत मुझे कमेंट करके बता देना बच्चों, क्योंकि इसी के बाद मैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पहला आता है हमारे पास लेक्चर मेथड, है ना, जो आमतौर पर और सबसे पुराना मेथड जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसमें टीचर का काम क्या होता है, फ्रंटियल बन के, है ना, यानी कि पूरी क्लास को संबोधित करता है वो आगे खड़ा होकर, या किसी ग्रुप को संबोधित करता है और अपना लेक्चर देता है। ठीक है। दिस मैथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर एंड डिस्कशन मैथड। ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? लेक्चर और डिस्कशन का, क्योंकि सामने से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी उसका टीचर जवाब देता है। दूसरा, वेरी हेल्पफुल इन एक्टिव वर्बल इंटरेक्शन इन क्लास, बहुत ही सहायतापूर्ण है जब भी एक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन क्लास के अंदर होता है। ठीक है। टीचर क्लेरिफाई इन एक्टिव वर्बल इंटरेक्शन इन क्लास, यानी कि सारी की सारी चीजों को मौखिक बातचीत में शिक्षा का स्पष्टीकरण करता है, सारी चीजों को क्लेरिफाई करता है, बच्चों को जो भी डाउट्स होते हैं उनको बताता है। ठीक है। दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट्स टू अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग पावर, यह विधि छात्रों को आलोचनात्मक सोच शक्ति लागू करने में मदद करती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग्स को जागरूक करती है। टीचर शुड बी अवेयर ऑफ नीड ऑफ लर्नर्स। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को इस मेथड के द्वारा टीचर को पता चलता है कि बच्चों की क्या क्या नीड है। नीड इन द सेंस कि वो बच्चा, टीचर ने कुछ लेक्चर दिया, ठीक है, मान लीजिए फोर्स पढ़ा रहा है टीचर बच्चों को, और बच्चों को फोर्स बार बार समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तो अब उसको पता चल गई कि मैंने लेक्चर में तो पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने फोर्स के बारे में पढ़ाया, मैंने सब कुछ डिस्कशन भी हुआ अच्छे तरीके से, बच्चों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे अपनी थिंकिंग से। तो फिर टीचर को क्या नीड होगी? अब बच्चों को समझ नहीं आता तो उसको फिर डेमोस्ट्रेशन मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो टीचर्स को बच्चों की क्या नीड है वो भी इससे पता लगती। सेकंड आता है हमारे पास लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड। अब मैंने वही बात जो जैसे कि अभी बताया था कि लेक्चर के बाद टीचर क्या देगा आएगा, अगर लेक्चर से बच्चों को समझ नहीं आया तो टीचर को फिर डेमोस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए कई बार इस डेमोस्ट्रेशन मेथड को हम लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड भी बोल दे देते हैं। द साइंटिफिक फैक्ट एंड प्रिंसिपल आर डेमोस्ट्रेटेड, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि हम डेमोस्ट्रेशन के अंदर साइंटिफिक फैक्ट प्रिंसिपल्स को शो करते हैं बच्चों को। ठीक है। जैसे कि मुझे बच्चों को लॉ ऑफ ग्रेविटी बताना है, तो मैंने जस्ट सिंपली ये पेन ऐसे डाउन करके उनको डेमोस्ट्रेशन करके दिखा दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, इस डेमो से बच्चों को मैंने साइंटिफिक फैक्ट को भी दिखाया और उनके डाउट्स को भी क्लियर कर दिया। ठीक है। द मेथड शुड बी इन यूज ओनली आफ्टर कीपिंग माइंड द एज, कैपेबिलिटी एंड सराउंडिंग एटमोसफेयर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। इस मेथड को यूज करते हुए हमें बच्चों की क्या क्या चीजें पर ध्यान रखना जरूरी है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। सबसे पहले कि वो किस एज से बिलोंग करते हैं, क्या कैपेसिटी है, और क्या उनका एटमॉस्फेयर है आसपास का। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग भी इस मेथड को बोला जाता है, क्योंकि कई बार एक तरीके से आप चीजें जो करते हुए आपको दिखाई दे रही है उसी तरीके की ये लर्निंग है। विजिबिलिटी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ फॉर अ टीचर। इस मेथड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है आपकी विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इसलिए, मान लीजिए क्लास में स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, 40-50 बच्चे हैं, और सिर्फ एक सिंगल मैं डेमोस्ट्रेशन आपको करके दिखा रहा हूं, तो सबके लिए विजुअल वो होना पॉसिबल नहीं है ना। तो विजिबिलिटी एक इश्यू होगा। दूसरा, अब इसके फायदे भी बहुत सारे होते हैं। ठीक, तो मैं एक बार फायदे आपको बता देता हूं। जैसे कि डेमोस्ट्रेशन मेथड का हम इस्तेमाल जब करते हैं जब हम इकोनॉमिकली
या जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो वहां पर हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे बच्चों को कोई भी डेमोस्ट्रेशन करके मुझे फोर्स पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है, और मैं बॉल के द्वारा बच्चों को फोर्स पढ़ाना चाहता हूँ और मेरे पास सिर्फ एक ही बॉल है। ठीक है, तो अब हर बच्चे को तो मैं नहीं दे सकता वो बॉल। ठीक है, मैं खुद से ही उसको दीवार पे मार के एक डेमोस्ट्रेशन दिखा के पढ़ा सकूं। तो इसीलिए डेमोस्ट्रेशन मेथड को इकोनॉमिकल मेथड भी कई बार बोल दिया जाता है। ठीक है, तो काफी कम खर्चे के में भी हम डेमोस्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज को आप ये लोग याद रखिएगा। दूसरा आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक, चलिए इससे पहले आपको एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए किसी बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर कोई कंफ्यूजन है या नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों। अच्छा। बच्चे, एक्चुअली क्या है, मेरी आंखें ऐसी रहती है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि इन दिस मेथड द स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड एक्वायर नॉलेज। ठीक है, इस विधि के अंदर बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे सीड जर्मेशन, ठीक, कि एक बीज कैसे अंकुरित होता है, उनको प्रॉपरली क्लास में रख दिया जाएगा और बताया देखा जाएगा कि बच्चे आप रोज इसको आपको ऑब्जर्वेशन करना है और आपने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ठीक है, we can't call this as a specific method of science teaching, but as a matter of fact almost all science being with the observation। ठीक है, हम इसको एक स्पेसिफिक मेथड नहीं बोलते, बट आप कुछ भी कर लो, साइंस की जो बिगिनिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही शुरू हुई है। ठीक है, अगर न्यूटन ने सेब को गिरते हुए ऑब्जर्व नहीं किया होता तो क्या वो ग्रेविटी दे सकता था? तो इसी प्रकार से हर चीज साइंस के अंदर आप चाहे जितने भी अटेम्प्ट करते हैं कोई भी न्यू इन्वेंशन के लिए, तो वो भी क्या है, एक ऑब्जर्वेशन ही है। बार बार देखना कि ऐसा कर रहा हूं तो ये हो रहा है, ऐसा कर रहा हूं तो ये हो रहा है। ठीक है, तो साइंस की चीजों की हर चीज की बिगिनिंग ही हमारी ऑब्जर्वेशन से होती है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंटिफिक। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स आर फॉलोइंग्स। ठीक है, नीचे कुछ आपको मेथड्स दिखेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करते समय आपको कोई बाधित नहीं होने चाहिए, आप है ना, या आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। फुली फ्रीडम से आप अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखें। दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि पुराने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है उससे, उस अनुभव से जोड़कर आप अपनी नई ऑब्जर्वेशन को लिखें। प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे, यानी कि करके, ये प्ले वे जो हो, प्ले वे सिद्धांत है कि चीजों को खुद से करके ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा, जब भी हम कुछ खेल कर सीखते हैं तो उसको बोला जाता है प्ले वे। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी लिखता हूं।
करके सीखना। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, ठीक है, व्यक्तिगत एफर्ट्स लगाना वहां पर। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जब भी आप ऑब्जर्वेशन करते हो किसी भी चीज की, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं, उनको करिए। प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, जी हाँ, लॉजिकल थिंकिंग लगाइए, ठीक है, कुछ भी ऑब्जर्वेशन ना करें, कम से कम जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन लिखिए, ठीक है। सो लॉजिकल थिंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुलनेस, यानी कि कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होना चाहिए जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया है तो। बाकी इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे एक दो दिन के अंदर, ठीक है। चलिए फिर आगे चलिए। लेबोरेटरी मेथड्स, ठीक है, प्रयोगशाला विधि, ठीक है। लैब के अंदर आपको बहुत बार स्कूल्स में लेके जाया करता होगा, ठीक है। इवन मेरे स्कूल में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि इंडिया में हर स्कूल ऐसा नहीं है कि जिसके पास तीनों तरीके की लैब हो, एक ही लैब में काम करा देते हैं तीनों। लेकिन हमारे स्कूल में स्पेसिफिकली केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट लैब थी और बहुत बड़ी बड़ी थी। ऐसी कौन सी चीज़ नहीं थी जो हमारी लैब्स में नहीं होती थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेबोरेटरी मेथड साइंस के अंदर, क्योंकि आपको साइंटिफिकली प्रिंसिपल और फैक्ट्स को वहां पर आप अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हो, उनको एक रियल एक्सपीरियंस कराकर, ठीक है। इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग द टीचर डज नॉट टेक रिसर्च टू लेक्चर, not to a demonstration of experiment. Instead, the students are encouraged to drive the law and principle of science themselves by actually performance. ठीक है, यहाँ पर टीचर ज्यादा लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देता, यहाँ पर बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो खुद से जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं उनको खुद से परफॉर्म करे एक्सपेरिमेंट्स करके। द स्टूडेंट्स आर गिवन ऑल द नेसेसरी material and equipment in the laboratory along with the proper instruction for carry out the experiment, ठीक है। अब यहाँ पर वो लेक्चर नहीं दे रहा, आप ये देखिएगा वो लेक्चर की जगह क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा किस चीज के लिए, कि वो ढंग से अपना एक्सपेरिमेंट को क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के खुद के एफर्ट लगाए जाते हैं, एक बच्चा इसमें अपना खुद से एफर्ट डालता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जी हाँ, इन दिस मेथड चिल्ड्रन लर्न्स बाय वर्क ऑन प्रॉब्लम, ठीक है। कहीं कोई भी टीचर ने बच्चों को प्रॉब्लम दे दी और बोला कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो चीजों को सीख जाता है। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, एनालाइज, इंटरप्रेट, फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो ये तीनों चीजों को इसी तरीके से लिख लीजिएगा, यानी कि ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, एनालाइज, इंटरप्रिटेट, ठीक, और फाइंड आउट। सबसे पहले उसने जो भी चीजें उसके सामने प्रॉब्लम आई उसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसको देखा, फिर उसको अंडरस्टैंड किया और एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रिटेट किया। इंटरप्रिटेट किया मतलब उसकी उससे रिलेटेड कल्पना बताई कि हाँ मैं इस तरीके से कुछ कुछ ना कुछ इसके सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, और फिर लास्ट में उसने सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। दिस मेथड हेल्प्स इन डेवलपिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोच टू अ लर्नर कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि दिमाग से रिलेटेड और खुद से कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए यह मेथड बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है गाइस। चलिए अगला, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि बच्चा खुद से करता है। अब वहां प्ले वे था, यहाँ पर फिर से आ गया आपके पास क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है ये। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, उद्देश्य होता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट्स, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यूटिलिटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, और लास्ट है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। ह्यूरिस्टिक और डिस्कवरी मेथड, ठीक है, दोनों सेम ही नाम है, ह्यूरिस्टिक और डिस्कवरी मेथड। ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है,
ठीक है, इस बार भी पूछ सकता है। द नेम हेरोस्टिक वॉज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिरोशोका, ठीक है, हिरोशोका वर्ड से हिरोस्टिक डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है डिस्कवरी या कुछ फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हिरोस्टिक का मतलब डिस्कवरी, इसलिए हिरोस्टिक प्लस डिस्कवरी मेथड दोनों बोल दिया जाता है, ठीक। द मेथड वाज प्रोपेगेटेड बाय मिस्टर ई एन आर्मस्ट्रॉन्ग, अ लंदन बेस्ड प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले इस मेथड्स को किसने लेके आए, हमारे मिस्टर ई एन, लंदन के केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। एक्चुअली ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेट ऑफ अफेयर इन द टीचिंग ऑफ साइंस, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि टीचिंग को हमें सिर्फ लेक्चर के थ्रू पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आ, तो इनका यही मानना था कि बच्चों को आपको एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करानी चाहिए, उनको खुद से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, डिस्कवरीज करनी चाहिए, तब वो ज्यादा अच्छे तरीके से साइंस को सीख सकते हैं, ना कि एक लेक्चर से, ठीक है। He was not satisfied with the state of affair in the teaching of science. He declared the science could not told or study throughout textbook. देखिए कितनी शानदार बात इन्होंने कही थी कि हम साइंस को बोलकर और किताबों से नहीं सीख सकते। द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट शुड बी गैदरिंग बाय द स्टूडेंट विद देयर ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट, ठीक है। साइंटिफिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे किस तरीके से सीख सकते हैं, अपने खुद के एफर्ट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा था। तो ये लाइन से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। और सर का नाम है ई एच आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, लंदन बेस्ड। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, ठीक। A teacher is conducting a demonstration to motivate students, but the demonstration does not result in the expected outcomes. The teacher is the best advice to. यहाँ एक शिक्षक छात्रों को प्रेरित करने के लिए एक प्रदर्शन आयोजित कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्रदर्शन का उपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है, तो शिक्षक को समर्पित सलाह दीजिए, ठीक है। बच्चे, टीचर ने कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन फेल हो गया, ठीक, तो आप ऐसे टीचर को एक बेस्ट एडवाइस क्या दोगे? पहली एडवाइस है फाइंड आउट द एक्सप्लेन द कॉजेस एंड फेलियर ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन बाय इन्वॉल्विंग स्टूडेंट, या फिर सेंड अ नोट टू द साइंस कोऑर्डिनेटर, ठीक है। साइंस कोऑर्डिनेटर आस्क हिम और हर टू कम द क्लासरूम, या फिर विद होल्ड द डेमोन्स्ट्रेशन एंड डू इट अगेन, या फिर टेल द क्लास दैट the demonstration failed and ask them to help determine the reason। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बेस्ट एडवाइस क्या होगी टीचर के लिए? अभी तक किसी बच्चे का सही जवाब नहीं आया है। जल्दी से प्यारे बच्चों, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बट आपके प्रीवियस ईयर्स से ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, तो जल्दी से इसका जवाब दो। बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सी वॉज द राइट आंसर, यानी कि आपको प्रदर्शन को वहीं रोक कर उसको दोबारा करना चाहिए, ठीक है बच्चे। देखिए जब भी आप किसी भी चीज में विफल हो जाए, वो टीचर है, ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेशन करा रहा है, तो उसको पता है कि दोबारा भी वो करा सकता है। कोई नहीं, एक बार खराब होगा तो उसको दोबारा करे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। गिवन बिलो आर द स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड, ठीक है। नीचे कुछ स्टेप आपको दिए गए हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनके अंदर प्रोटीन कितना है या प्रोटीन की प्रेजेंस कितनी है, ठीक है। सो दीज स्टेप्स आर नॉट इन अ करेक्ट सीक्वेंस, ठीक। तो ये स्टेप्स जो हैं आपके करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कि
पहला ए लिखा हुआ है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड शेक इट। या फिर दूसरा है मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड। या फिर add 10 drop of caustic soda solution to the test tube and shake it well। या फिर add 2 drop of copper sulfate। चलिए जल्दी से करेक्ट सीक्वेंस बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से प्यारे बच्चों। बी करेक्ट नहीं है बच्चे, बी, बी कैसे करेक्ट हो जाएगा? सेंड अ नोट टू द साइंस कोऑर्डिनेटर, नहीं बच्चे, टीचर को खुद उसको रोक कर खुद से कराएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे, और जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे उसके साथ में क्वेश्चन संख्या जरूर डालें, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना आपने किसका आंसर दिया है। जल्दी से प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए। अच्छा इतना बता देता हूं कि सबसे पहले तो देखिए, आपको कोई भी चीज टेस्ट ट्यूब में डालनी होगी तो आप उसका उसको या तो छोटा करोगे या उसका पेस्ट या पाउडर बनाओगे, तो पहला आएगा बी, ठीक है, बी। और दूसरा आएगा आपका, फिर आपने पेस्ट या पाउडर बना लिया तो आपने उसकी छोटी सी क्वांटिटी ले ली, दूसरा आएगा ए। अब बताइए पहले सी आएगा या डी आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, पहले कॉपर सल्फेट डालेंगे या कॉस्टिक सोडा डालेंगे? जल्दी है, जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, देखते कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सो सबसे पहले हम कॉस्टिक सोडा डालेंगे, उसके बाद हम क्या डालेंगे सबसे लास्ट में, कॉपर सल्फेट। ठीक, सो सी वाज द राइट आंसर। चलिए आगे। While teaching the correct method of using a spring balance to the class 8th, Gunjan mentioned the following step not in a correct sequence to be followed। ठीक है, आठवीं कक्षा के छात्रों को स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करने की सही विधि सिखाते हुए गुंजन ने कुछ सीक्वेंस आपको लिखे हुए हैं, वो सही उसमें नहीं है, तो इनको सही करना है। तो पहला है नोट द जीरो एरर, कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग, नोट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इन द ग्रेजुएट स्केल, या फिर रिकॉर्ड द लास्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। चलिए पहले आप इसका सीक्वेंस बनाइए, फिर सीधा आंसर पर चलते हैं। जल्दी प्यारे बच्चों।
जल्दी सीक्वेंस बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से, आराम से देखिए, समय बहुत है हमारे पास, 10 ही क्वेश्चन है, तो टाइम पूरा है, मैं चाहता हूं आप सही जवाब दें। चलिए बच्चों, ठीक है, तो देखिए पहला सीक्वेंस बताइए आप लोगों ने किस किसने लिखे हैं, सीक्वेंस लिखे हैं किसी ने? चलिए मैं बता देता हूं, पहला है आप जब भी स्प्रिंग बैलेंस की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ठीक है, इस तरीके से हमारी कुछ डिग्रीज होती हैं, तो पहले सबसे पहला आपका काम काम रहेगा, आप जीरो एरर फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो ए हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, कि कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, अच्छा, CBDA, ओके, आप पहले ही एरर फाइंड आउट करोगे प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे पहले आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक, दूसरा, रिकॉर्ड द लास्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विद, ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि कहाँ का अकाउंट है आपका, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग, ठीक, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, उसके बाद आप करोगे सी, जी हाँ, नोट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, कि आपका पॉइंटर कहाँ है, और फिर आप लास्ट में कैलकुलेट करोगे अपनी एक्चुअल रीडिंग को, ठीक है, तो ये रहेगा आपका ए, डी, सी और बी। चलिए बताइए किस किस बच्चे का ये सीरीज या यही आपका क्या कहते हैं सीरीज है, किस किस बच्चे ने ये जवाब दिया है, देख लेते हैं ये ऑप्शन में है भी या नहीं। जी हाँ, देखिए पहला ही ऑप्शन आपका यही आ रहा है, ए, डी, सी, बी, ठीक है, तो ए वॉज द राइट आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जीरो नोट किया कि कोई एरर तो नहीं है, उसके बाद हमने रिकॉर्ड की द लास्ट काउंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस को, हमने देखा कि अच्छा ये काउंट है, उसके बाद क्या किया, हमने नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर, ठीक, तो जो भी स्केल के ऊपर हमारे पॉइंटर की पोजीशन है उसको देखा, और लास्ट में हमें उसको एक्चुअल रीडिंग को काउंट कर लिया, ठीक है, रीडिंग काउंट करनी होती है इसके अंदर। अच्छा, अगला क्वेश्चन, वी यूज द परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टू टेस्ट आ हाइपोथेसिस, यानी कि किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट, इवैल्यूएशन, या फिर एग्जामिनेशन, या फिर रिजल्ट, जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों। We use to perform which of the following to test our hypothesis? जल्दी से, जल्दी प्यारे बच्चों, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। लेकिन मैं बिल्कुल बहुत अच्छे, मोहम्मद बच्चे, बिल्कुल आपका सही जवाब है, यानी कि हाइपोथेसिस को
परफॉर्म करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करोगे। आपने जो सोचा, आपने जो परिकल्पना की, ठीक, उसको आप सही करने के लिए क्या करोगे, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। ठीक है। अगला, अंजलि ask the following task to be performed by a student of class 7th while making an electromagnet। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला आपका डेमोस्ट्रेशन टास्क परफॉर्म करना है किसी बच्चे को। ठीक है, तो उसमें करेक्ट सीक्वेंस बताइए क्या होगा। पहला है ऑप्शन, प्लेस सम पिंस नियर द एंड ऑफ नेल, या फिर स्विच ऑन द करंट एंड ऑब्जर्वेशन व्हाट हैपेंस, या फिर वाइंड अ कॉपर वायर लाइटली अराउंड अ आयरन नील्स, या फिर कनेक्ट फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल। सबसे आसान है, जल्दी से लिखो क्या सीक्वेंस हो सकता है करेक्ट। जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों। और ऑप्शंस आप एक बार ध्यान से आप अपना करेक्ट सीक्वेंस मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस आपको हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस पे आप मत जाइएगा, आप पहले मेरे को अपना करेक्ट सीक्वेंस बताइएगा। ठीक है, चलिए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से। चलिए आपको पहला बता देता हूँ, ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वाइंड अ कॉपर वायर लाइटली अराउंड द नेल, आयरन ले। ठीक है, सबसे पहले हम कील के आसपास क्या बांधेंगे, कॉपर वायर बांधेंगे। ठीक है, चलिए। दूसरा बताइए क्या हो सकता है। चलिए दूसरा ही बता देता हूं आपको। उसके बाद क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे जो उस वायर का एक फ्री एंड होगा हमारे सेल, टर्मिनल ऑफ सेल से। ठीक है, चलिए अब लास्ट के दो बचे हैं, जल्दी से अपना सीक्वेंस पूरा कर लो। नहीं बच्चे, CABD नहीं होगा, CD। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ पिंस को उसके आसपास रखेंगे एंड स्विच ऑन द करंट एंड ऑब्जर्वेशन व्हाट हैपन। ठीक है, दूसरा ए नहीं है बच्चों, दूसरा आपका कनेक्ट है। ठीक, सो जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो यही रहेगा कि पहले आपने एक तार लगा दिया। ठीक है, आराम आराम से लपेट दिया तार को। उसके बाद आपने उसको एक एंड को सेल से जोड़ दिया। ठीक है, फिर आपने कुछ पिंस को रखना है और लास्ट में उसको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, तो आंसर क्या हुआ हमारा, CDA। एक तो इसमें तो CA ये पहला ही है, तो बट मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। बिल्कुल कंफर्म है बच्चे, लास्ट में आपका बी रहेगा, कंफर्म है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक, तो इस सीक्वेंस से आपको चलना है। अगला है, while teaching the topic on motion and time। ठीक है, टाइम एंड मोशन का आपको टॉपिक पढ़ाना है। Savita gave example of different kind of motion to teacher. Which of the following example was quantitated by her incorrectly? ठीक है, पहला है
मोशन ऑफ अ बॉय सिटिंग इन अ मूविंग कार इन रिलेशन टू कार, या फिर मोशन ऑफ अ बॉय सिटिंग इन अ मैरी गो राउंड, या फिर मोशन ऑफ द बॉय हैमर ऑफ अ इलेक्ट्रिकल बेल, या फिर मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो जल्दी बताइए उसको, मोशन और टाइम के बारे में बढ़ाना है, तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन रहेगा? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों, कौन सा एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए में बी सही नहीं है बच्चे, दूसरा ऑप्शन बताइए जल्दी। जल्दी से। चलिए जल्दी बताइए। एक सेकंड प्यारे बच्चों, देखिए जब हम पहले दो ऑप्शंस की बात करते हैं, मोशन ऑफ अ बॉय सिटिंग इन अ मूविंग कार इन अ रिलेशन टू द कार, देखिए किसी भी बच्चे ने सही जवाब नहीं दिया है। ये क्या होगा, ये आपका एक्सक्लरेशन मोशन होगा। ठीक है, वो कार के साथ एक कांस्टेंट स्पीड में चलता जा रहा है। हमें यहाँ पर आपको टॉपिक बढ़ाना है मोशन एंड टाइम। जी हाँ, मोशन एंड टाइम। ठीक, तो ऊपर के दोनों ही गलत हो गए आपके, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक्सक्लरेशन मोशन है। ठीक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बेल। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, टाइम और मोशन बता रहा है उसका। ठीक है, अगला, डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉल दैट इज रोल्ड ऑन अ inclined plane, ठीक, एंड द एंगल ऑफ अ प्लेन वाज कंस्ट्रक्टेड अ ग्राफ इज अ एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाकर झुके हुए तल पर घूमी हुई गेंद की दूरी को बताना है आपको, तल के कोण के बीच संबंध व वर्णन किस प्रकार का उदाहरण है, हाइपोथेसिसिंग, प्रिडिक्टिंग, या फिर कम्युनिकेटिंग, या फिर इंटरप्रिटेटिंग। जल्दी बताइए आंसर, बहुत ही इजी है। .
जल्दी से प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जवाब दो, फिर आगे चलते हैं। आपने ग्राफ, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डिस्क्राइब करना है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, ठीक है। आपको डिस्टेंस दिखाना है, that is rolled on the inclined plane and the angle of plane was constructed a graph is the example of। आपने ग्राफ बनाकर चीजों को दिखाया है, तो क्या होगा? पहला है परिकल्पना होगी, अच्छा। दूसरी है प्रिडिक्शन होगी, यानी कि भविष्यवाणी होगी, या फिर संरचना होगी, या फिर व्याख्यान करना होगा। यार गाइस, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। वो प्रॉपर तरीके से उसको जैसे इंक्लाइन प्लेन पर किसी बॉल को ऐसे रोल डाउन करके दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है वो? ठीक है, ये उसकी व्याख्या कर रहा है। वो उसकी कोई परिकल्पना नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है। वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, उसको शो कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? इंटरप्रिटेटिंग कर रहा है, उसका व्याख्या व्याख्या कर रहा है, ठीक है। So D was the right answer. Which one amongst the following situation give the student best opportunity of discovery learning? ठीक है, निम्न में से कौन सी स्थिति छात्रों को खोज सीखने का सबसे अच्छा अवसर देती है? ठीक है, पहला है encouraging students to investigate factor affecting germination through examination experiments। Sorry, next है instruction students throughout team teaching on the topic of component of food, या फिर student being first show the demonstration of germination of seed followed by detail explanation, या फिर elaboratory and detailed session of programmed instruction on the topic of germination of seeds। तो जल्दी से इसका क्वेश्चन का जवाब दे दो। डिस्कवरी लर्निंग आपको बच्चों को सिखानी है, तो इस चीज पर ज्यादा इन्फोसाइज करिएगा कि आपको बच्चों को सिखाना क्या है, या किस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे। जल्दी से इस सवाल का जवाब दो प्यारे साथियों। करेक्ट, बहुत अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही जवाब आ रही है। ठीक है, कि आप एनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को कि इन्वेस्टिगेशन करें, कि जर्मिनेशन थ्रू एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट्स करके इन्वेस्टिगेशन करें सारे फैक्टर्स का। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। A teacher placed a lighted candle on the table in the class. He later covered it with a jar। ठीक है, कैंडल थी, लाइटेड थी, जली हुई थी, उसको उसने जार से कवर कर दिया। ठीक है, तो आगे क्या होगा? द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, या एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग, या फिर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग। अब आपके पास नीचे ऑप्शन है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ऑब्जर्वेशन, ऑल द स्टेटमेंट्स आर इन फ्रेंसेस, या फिर ओनली ए इज द ऑब्जर्वेशन, या फिर ए बी आर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वेशन मेथड से क्वेश्चन है, तो जल्दी इसका जवाब दो। 10th क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ऑब्जर्वेशन करना है आपको, ठीक है। और जब भी आप जवाब दे संख्या जरूर डाले क्वेश्चन की। जल्दी से प्यारे बच्चों। करेक्ट, बहुत अच्छे अर्पिता बच्चे। देखिए, ये चीजें तो फैक्ट्स है ना। ऑब्जर्वेशन क्या किया? बस आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैंडल थी जल रही थी वो बुझ गई। ठीक है, तो ओनली ए इज द राइट आंसर। ठीक, हर स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है बच्चे, वो फैक्ट प्रिंसिपल्स हैं।
कि किसी भी ऑब्जर्व क्या किया, बस आपने देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, ये आपकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर बच्चे का क्वेश्चन गलत है, एक ही बच्चे का ठीक। ठीक, चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाइए, आपके सारे जवाब सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान पेपर आता है, आराम से आप लोगों का सबका सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे को। तो उसके बाद आई थिंक आपकी नेक्स्ट मंडे से कंटिन्यूअसली शाम को क्लास या जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, उस हिसाब से आपकी। ठीक है, तो तब तक के लिए राम राम।